बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ आपकी साथी, आपकी दोस्त बबीता जैन। वेल फ्रेंड्स, क्या कभी आपने कल्पना की है कि पूरे विश्व में खुशहाली हो, गरीबी का नामो निशान ना हो, सारे लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहें, पूरे विश्व में भाईचारा बना रहे, सब लोग शांति से अपना जीवन जिएं। सचमुच ऐसा हो जाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। दोस्तों, भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों सहित कई देशों ने अपने संविधान में इस भावना को जोड़ा होगा और इसके लिए प्रयास भी किए होंगे। हमारे देश में इन लक्ष्यों को पाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं और लक्ष्य को धीरे धीरे प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ाए जाते हैं। इस भावना का विश्व के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और बुद्धिजीवियों ने चिंतन किया और इसकी जरूरत को समझा। साथ ही साथ विश्व के मिलेनियम डिक्लेरेशन सम्मेलन पर इस बात पर विचार किया गया। यूनाइटेड नेशन ने महसूस किया कि वर्तमान में वैश्वीकरण और असमानता को देखते हुए विश्व शांति और विकास के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। अंततः 20 दिसंबर को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का संकल्प लिया गया। अगर हम इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाएं, तो पाएंगे कि इस तरह की अवधारणा 1908 में गांधी जी ने दुनिया के सामने लाई। गांधी जी ने उस समय सर्वोदय की परिकल्पना की, जिसमें सबके उत्थान की बात की गई। गांधी जी ने इस विचार की प्रेरणा जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से ली। हालांकि वो रस्किन से पूरी तरह से सहमत नहीं थे। दोस्तों, पूरी मानवता का उत्थान एक अच्छा विचार है, लेकिन जो सरकारें गरीबी से जूझ रही हैं, वो अकेले अपने दम पर गरीबी नहीं मिटा सकती हैं। इसी को समझते हुए विश्व के नेताओं ने इस मामले में सामूहिक रूप से काम करने का विचार सामने रखा। 22 दिसंबर सन 2005 को यूनाइटेड नेशंस की सभा में 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे मनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए बाद में एक फंड भी बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ मुद्दे सामने रखे जिन पर काम किया जाना है, जिसमें प्रमुख मुद्दे हैं: पहला, लैंड माइन का विरोध करना, सब जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य और दवाइयां प्रदान करवाना, उन समस्त लोगों की मदद करना जो प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदा से पीड़ित हों, पूरे विश्व में शिक्षा का प्रसार करना, गरीबी, भ्रष्टाचार और आतंकवाद का मुकाबला करना। International Human Solidarity Day on December the 20th was established by the United Nations in 2005 as part of the movement to end extreme poverty. It's a day to call on governments to keep their promises over international agreements on aid, trade, debt and development, and in particular to uphold their commitment to the Millennium Development Goals. But it's also a day for us as individuals to do our bit, because International Human Solidarity Day is an opportunity for us to celebrate our unity in diversity and to encourage new initiatives for poverty eradication. इस दिवस को मनाने के लिए मीडिया के समस्त माध्यमों का प्रयोग करके लोगों में जागृति लाई जाती है। सेमिनार और चर्चाएं करके इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रास्ते ढूंढे जाते हैं। ये दिन एक छुट्टी का दिन न होकर कुछ ठोस कार्य करने का दिन होता है। 20 दिसंबर को मनाए जाने वाले इस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे से पूरी दुनिया, विशेषकर उन देशों के नागरिकों जो गरीबी से जूझ रहे हैं, को बड़ी उम्मीदें हैं।
दोस्तों, आज के जीवन में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के बगैर रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आधुनिक जीवन शैली में कोई भी उपकरण ऐसा नहीं है जो बगैर बिजली के चलता हो। आपके पंखे, टीवी, कूलर, एसी, ट्यूबलाइट्स, फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर, यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो बगैर बिजली के चल सकती हो। पूरे विश्व में बिजली की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिजली पावर हाउस से बनती है और इन पावर हाउस को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं ईंधन के स्रोतों की। आज विश्व में ईंधन की मुख्यतः 2 स्रोत हैं। पहला, जीवाश्म से बना कोयला और क्रूड ऑयल, जिसका शुद्धिकरण करके हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि प्राप्त करते हैं और इनकी मदद से पावर हाउस चलाते हैं जो कि बिजली पैदा करते हैं। और दूसरा स्रोत जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिनसे पानी को बांध से रोककर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब हम पहले स्रोत की बात करते हैं, जिसके बारे में भूगर्भ वैज्ञानिक बताते हैं कि ये स्रोत जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, जबकि हाइड्रो पावर परियोजनाओं से समाज में विस्थापन की समस्या के साथ साथ पर्यावरण को भी हानि पहुंचती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसमें सौर ऊर्जा के अतिरिक्त नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया गया। दोस्तों, 20 दिसंबर 1951 का दिन आधुनिक विश्व के इतिहास में एक ऐतिहासिक और चमत्कारी दिन था, जब अमेरिका के आर्को के इडाहो के नजदीक रात 1:50 पर एक्सपेरिमेंटल ब्रीडर रिएक्टर फर्स्ट, जिसे EBR फर्स्ट कहा जाता है, ने नाभिकीय विखंडन के जरिए विद्युत पैदा की, जिससे 200 वॉट के 4 बल्ब जल उठे। In the midst of World War II, the Manhattan Project was commissioned to create the first atomic bomb. In 1946, the laboratory responsible was officially chartered and was named the Argonne National Laboratory. After the war, the laboratory quickly went about the business of finding peaceful ways to use this new technology. A&L built the Experimental Breeder Reactor in Arco, Idaho. That reactor produced the first ever nuclear electricity, lighting 4 light bulbs. The next day, the entire building was powered by nuclear energy. EBR-1's innovations led to the creation of the nuclear power industry and accounts for 17% of the world's electricity. ये नाभिकीय विद्युत के उपयोग की दिशा में पहला कदम था। दरअसल इस पावर प्लांट का निर्माण इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए नहीं किया गया था, बल्कि भौतिक शास्त्रियों के उस सिद्धांत की पुष्टि के लिए किया गया था, जिसमें ये कल्पना की गई थी कि ब्रीडर रिएक्टर बनाया जा सकता है। 1953 यानी 1953 में एक प्रयोग से ये पाया गया कि फिशन यानी विखंडन की प्रक्रिया के दौरान रिएक्टर अतिरिक्त ईंधन पैदा करता है। हालांकि 29 नवंबर 1955 को ठंडे करने की प्रक्रिया के दौरान ये रिएक्टर पिघल गया। यद्यपि EBR फर्स्ट ने पहली बार नाभिकीय इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया, लेकिन इसके नजदीक ही एक अन्य प्लांट बोरेक्स 3 को इससे जोड़कर इसकी विद्युत से पूरे आर्को शहर को जगमगाया गया। ये पहला अवसर था जब एक पूरा शहर नाभिकीय ऊर्जा द्वारा आलोकित हुआ। इस EBR फर्स्ट में पहली बार ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया। इन प्रयोगों से ये भी साबित हुआ कि न्यूक्लियर रिएक्टर अपनी विखंडन की प्रक्रिया के दौरान कम अणु का उपयोग कर अधिक अणुओं का उत्पादन करता है। बाद में इस ज्ञान का काफी उपयोग किया गया। दोस्तों, जब हम नाभिकीय ऊर्जा का जिक्र करते रहे हैं, तब हम अपने देश पर भी एक नजर डालें। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे देश में अपनी जरूरत पूरी करने के लिए हम पूरी ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें विदेशों से ईंधन का आयात करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन हमारे नेतृत्व ने दूरदर्शिता बरतते हुए 4 अगस्त 1956 को ही ट्रॉम्बे में अप्सरा रिएक्टर का निर्माण किया, जो कि एशिया का भी पहला रिएक्टर था।
इसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में भारतीय वैज्ञानिकों ने 15 महीनों में बना दिया। और दोस्तों, हम यहीं नहीं रुके। 1962 में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन का निर्माण भी किया गया, जिसने 1969 में 320 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया। अभी हाल ही में हमने इस दिशा में प्रगति करते हुए ऊर्जा उत्पादन के लिए अमेरिका से भी संधि की। इस संधि होने से उम्मीद है कि हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो जाएंगे और इसमें खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को देश के विकास में लगाने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। गुलामी क्या होती है, इस पीढ़ी को इसका एहसास नहीं हो सकता, लेकिन जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी वो जानते थे कि आजादी की कीमत क्या होती है। हमारी इस लड़ाई में लाखों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। कुछ आजादी के बाद देश के सत्ताधारी बने और उन्हें काफी प्रशंसा मिली, यश मिला, लेकिन कुछ सेनानी ऐसे भी थे जो आजादी के बाद सत्ता से विमुख हो गए और उन्होंने अपना रास्ता समाज के विकास के लिए चुना। आज हम एक ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी की बात कर रहे हैं जिन्होंने तन मन से आजादी की लड़ाई लड़ी और फिर वो जी जान से समाज सुधारने की ओर अग्रसर हो गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केरल में जन्मे श्री वक्कोम मजीद की, जिनकी आज जयंती है। जागे अब सारे लोग एक वतन है नारों से अब ये ज़मीन और ये गगन कल तक में तन्हा सुने पे सब हंसते कल तक में तन्हा पर अब है साथ मेरे लाखों दिलों की धड़कन देख वतन श्री मजीद जी का जन्म 20 दिसंबर 1909 को केरल के थिरुवंतपुरम जिले के वक्कोम में हुआ था। वो प्रतिष्ठित पुंथरन विलाकोम परिवार से आते थे। श्री मजीद के चाचा वक्कोम अब्दुल खादर मौलवी एक देशभक्त, समाज सुधारक, कल्पनाशील शिक्षाविद, लेखक और निडर पत्रकार थे। श्री मजीद पर अपने चाचा श्री अब्दुल खादर के अलावा एक अन्य समाज सुधारक श्री नारायण गुरु का भी काफी प्रभाव पड़ा। श्री मजीद की प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ हाई स्कूल से हुई। उनकी शादी अपने प्रेरणा स्रोत अब्दुल मौलवी की पुत्री श्रीमती सुलेखा बीबी से हुई। इस दंपति की 2 पुत्रियां फातिमा और शमीमा हुईं। श्री मजीद अपने स्कूली दिनों से ही आजादी के आंदोलन से जुड़ गए थे। जब केरल में आजादी के आंदोलन की शुरुआत हुई तो वो इस आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे। केरल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो संस्थापक थे। श्री मजीद केरल के उन चंद नेताओं में से थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तार भी हुए और उन्हें लगभग 7 महीने जेल में गुजारने पड़े। दोस्तों, जब केरल में स्वतंत्र त्रावणकोर राज्य का आंदोलन हुआ तो उन्होंने इस आंदोलन की खिलाफत की और एक बार फिर गिरफ्तार हुए और कई महीने जेल में बिताने पड़े। वो भारत और पाकिस्तान की 2 राष्ट्रीय थ्योरी के खिलाफ थे और उनका अटूट विश्वास था कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में ही लोगों की भलाई है। आजादी के बाद वो 1948 में
त्रावणकोर कोचीन विधानसभा के लिए अतिंगल क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए। 1952 में जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो बजाय राजनीति में आने के उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और अध्ययन और समाज सेवा में जुड़ गए। दोस्तों, उन्होंने प्रसिद्ध लेखक बर्नार्ड रसल, M.N. रॉय सहित कई फ्रेंच लेखकों के साहित्य का अध्ययन भी किया। वो राजनीति में अव्यवहारिक और सिद्धांतवादी राजनीति के खिलाफ थे। उनका मानना था कि राजनीति धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी और समाज के हित में हो। जब आईएनए के क्रांतिकारी वक्कोम कादिर को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा सुनाई, तब वो उनसे मिलने मद्रास सेंट्रल जेल गए और उन्होंने कादिर जी का अंतिम पत्र उनके पिता को पहुंचाया। श्री मजीद के जीवन के अंतिम 3 दशक अध्ययन में बीते, जिसमें उन्होंने राष्ट्रवादी इतिहास, राष्ट्रीय विचार और सिद्धांत और समाज के हित में विभिन्न प्रयोगों का अध्ययन किया। 1972 यानी 1972 में देश की आजादी की रजत जयंती पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया। 10 जुलाई सन 2000 को इस महान और निडर स्वतंत्रता सेनानी ने अपने जीवन की अंतिम सांसें ली और विरासत में वो अपनी अच्छाइयों को छोड़ गए। आज उनकी जयंती पर हमारी और पूरे राष्ट्र की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों, कला अगर दिल से निकले तो वो यकीनन लोगों के दिलों को छुएगी भी और उन पर प्रभाव भी डालेगी। अगर इंसान में हुनर है तो वो पहली ही बार में बाहर आ जाता है, यदि नहीं है तो सालों साल भी नहीं उभर पाता। आज जन्मदिन है उस नृत्यांगना का जिनके पहले ही शास्त्रीय नृत्य परफॉर्मेंस से उनकी प्रतिभा कौशल लोगों के सामने प्रदर्शित हुई थी। आज हम बात करेंगे भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की श्रेष्ठ नृत्यांगना यामिनी कृष्णामूर्ति की। 17 साल की उम्र में शास्त्रीय नृत्य में अपना करियर आरंभ करने वाली यामिनी जी को कुचिपुड़ी नृत्य का ज्ञान प्रचारक भी माना जाता है। यामिनी कृष्णामूर्ति जी का जन्म 20 दिसंबर 1940 में आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली शहर में तेलुगु परिवार में हुआ था। पूर्णिमा की रात में जन्म लेने की वजह से उनके दादा, जो कि प्रख्यात उर्दू के शायर थे, ने उनका नाम यामिनी पूर्ण तिलक रखा था, जिसका मतलब है रात के माथे पर एक पूर्ण निशान। उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था का शुरुआती समय जामनगर में अपनी बहन के साथ रहकर बिताया। उनकी बहन श्री ज्योति कृष्णामूर्ति खुद एक बहुत प्रशंसित गायिका हैं। यामिनी जी को बचपन से नृत्य का शौक था। उनको भरतनाट्यम में शुरुआती प्रशिक्षण चेन्नई के कला क्षेत्र स्कूल ऑफ डांस में प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मणी देवी से मिला। उनके नृत्य को बाद में भरतनाट्यम गुरु कांचीपुरम एलाप्पा पिल्ले और थंजावुर किताप्पा पिल्ले ने परिष्कृत किया। उनके कुचिपुड़ी नृत्य का प्रशिक्षण नाट्य गुरु वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, चिंता कृष्णमूर्ति और पशु मूर्ति वेणुगोपाल कृष्ण शर्मा के अधीन हुआ। As a child, in the remote town in Chidambaram, I could hear the patriotic songs of Subramanya Bharati constantly in everyone's house, and I really felt the impact of independence and its effect when I became a teenager, early teens, in 50s. Then the impact was tremendous because there was tremendous enthusiasm, zeal among the people, new confidence, and such pride in our heritage. And it was like a new life, a newborn condition was there for India. I remember as a small child that was some sort of jubilation. It was perhaps first retold by my elders. It became a kind of a reality for us. So how the independence was gained, what was all the Indians suffered, and what kind of new awareness they got after independence.
and a sense of pride in one's own country, and I think it was a tremendous sort of a experience for every Indian. 1957 यानी 1957 में यामिनी जी ने 17 वर्ष की आयु में सार्वजनिक रूप से पहली बार अपने नृत्य का प्रदर्शन किया था और दोस्तों उनकी पहली ही परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। वहां से उनके रंगीन और प्रतिष्ठित करियर की शुरुआत हुई। अपने हुनर और मेहनत के चलते वो जल्द ही देश की सबसे बेहतरीन नृत्यांगनाओं में से एक बन गईं। उन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई और अपने नृत्य के लिए सम्मान बटोरा। उन्होंने हमारे देश के भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यों को विदेशों में काफी लोकप्रिय बनाया। दोस्तों उनके नृत्य के दर्शक कुछ इस तरह कायल थे कि कई बार उनका शो देखने के लिए दर्शक बिना छत के स्थलों में मूसलाधार बारिश में भी खड़े रहते थे। यामिनी जी ने युवा नर्तकियों को प्रशिक्षण देने के लिए 1990 में दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। उन्होंने दूरदर्शन चैनल के लिए शास्त्रीय नृत्य पर एक खास प्रोग्राम भी बनाया था। उनकी लिखी हुई किताब अ पैशन फॉर डांस पाठकों द्वारा बहुत सराही गई। शास्त्रीय नृत्य के विकास और पदोन्नति के लिए यामिनी जी को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट द्वारा अस्थाना नर्तकी की उपाधि दी गई है। उनके असंख्य प्रशंसकों में से एक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें भामा वेणी भेंट किया था। भारत सरकार ने उन्हें 1968 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से नवाजा था। उन्हें 1977 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला। Yes, I fell in love with dance as a child. I surrendered to it. I enriched it. I developed it, and also gave a new generation of dancers inspiration. That is my contribution. दोस्तों एक नर्तकी के व्यक्तित्व को लेकर उन्होंने कहा था कि एक प्रभावशाली नर्तकी का व्यक्तित्व हुनर, समर्पण, रचनात्मकता और भावनात्मकता का संयोजन होता है। इन चारों गुणों को नाच के तकनीकी ज्ञान से मिलाना आवश्यक है। तो चलिए आज इस महान नृत्यांगना के जन्मदिन पर हम उन्हें ढेरों बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों हम अक्सर कोई नाटक पसंद आने पर मंच पर दिखने वाले अभिनेताओं की तारीफों के पुल तो बांध देते हैं, लेकिन अनजाने में उस नाटक को सफल बनाने में मंच के पीछे काम कर रहे लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने अनेकों नाटकों में बेहतरीन मंच डिजाइन करके नाटक को एक अनूठी आकृति प्रदान की है। आज जन्मदिन है भारतीय थिएटर के दिग्गज सेट डिजाइनर खालिद चौधरी का। उन्होंने विख्यात थिएटर निर्देशक जैसे शोभू मित्रा, तृप्ति मिश्रा और श्यामानंद जलान के नाटकों में सेट और कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं। बाद में उन्होंने नाटकों में संगीत निर्देशक के तौर पर भी काम किया और दोस्तों इस समय वो कोलकाता में रह रहे हैं। खालिद चौधरी जी का जन्म 20 दिसंबर 1919 को उस समय के अविभाजित असम के करीमगंज में हुआ था। उनके पिता ने उनका नाम चिरंजन दत्ता चौधरी रखा था, लेकिन अपने पिता के साथ तनावपूर्ण रिश्ते के चलते उन्होंने 1943 में खुद का नाम बदलकर खालिद चौधरी रख दिया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। 1945 में वो कोलकाता पहुंच गए, जहां वो भारतीय गणनाट्य संघ, जिसे हम इप्टा के नाम से भी जानते हैं, में शामिल हो गए। लेकिन उन्हें एक महत्वपूर्ण ब्रेक मिला 1954 में, जब उन्हें थिएटर के किंवदंती शोभू मित्रा के ऐतिहासिक टैगोर द्वारा लिखे नाटक रक्त करबी में सेट डिजाइन करने का मौका मिला। ये नाटक बहुरूपी संघ द्वारा बनाया गया था। खालिद जी एक निपुण पेंटर, चित्रकार और संगीतकार भी हैं। उसके
बाद से उन्होंने कोलकाता के प्रमुख थिएटर समूहों द्वारा निर्मित 50 से अधिक नाटकों के सेट डिजाइन किए। नाटकों की सूची में रविंद्रनाथ टैगोर और बादल सरकार जैसे नाटककारों के नाटक भी शामिल हैं। 1960 के दशक में खालिद जी लोक संगीत और लोक कथा के शोध में शामिल हो गए थे और अगले कई वर्षों तक उन्होंने पूर्वी भारत के लोक संगीत को रिकॉर्ड करके उसका प्रचार करने में बिताया। अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने द फोक म्यूजिक एंड फोकलोर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसमें उन्होंने सेक्रेटरी के रूप में सेवा की। वो समिति उपकरणों के साथ गांव-गांव और वहां के मोहल्लों में जाते थे, जहां का वो संगीत रिकॉर्ड करते थे। पश्चिमी सभ्यता और संगीत के प्रभाव में विलुप्त हो रहे लोक गीतों को संरक्षित करने के लिए उन्होंने ये महत्वपूर्ण कदम उठाना जरूरी समझा। उनके एकत्रित किए हुए संगीत को बाद में वेस्ट बंगाल सरकार की संस्था लोक संस्कृति और आदिवासी संस्कृति केंद्र को दान कर दिया गया था। खालिद जी को नाट्य क्षेत्र में अपने अविशिष्ट कार्य के लिए 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और सन 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, आपसे बातें करते करते अब समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं आपके साथ और टाइम स्पेंड करूं। और अब अपनी दोस्त बबीता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,